मथुरा नगर नाम के गांव में महेंद्र मालगाड़ी ट्रेन का ड्राइवर था। वो बहुत ही लालची था। जब भी गांव से शहर अनाज पहुंचाया जाता था तो महेंद्र गांव वालों से कमीशन लेता था। एक दिन गांव का एक आदमी उसे कहता है, अरे महेंद्र, तुझे किस बात का कमीशन देना है? अरे मैं तुम लोगों का अनाज सही सलामत शहर पहुंचाता हूँ, बस इसी बात का कमीशन लेता हूँ मैं। चलो अब जल्दी से 200 रुपए निकालो। बेचारे गांव वाले हर बार उसे पैसे देते थे। बहुत सारा कमीशन मिलने से वो अपने लिए एक कार खरीद लेता है। इस तरह उसका सब कुछ ठीक से चल रहा था, लेकिन लालच की वजह से वो लोगों से और पैसे के लिए डिमांड करने लगा। ये देखकर गांव का आदमी फिर से कहता है, अरे महेंद्र बस कर यार, बहुत हो गया तेरा ये कमीशन का चक्कर। हर दिन तेरा लालच बढ़ता ही जा रहा है। हाँ तो ठीक है, अगर तुम लोगों को कमीशन नहीं देना है तो फिर मैं तुम्हारे माल की गारंटी नहीं ले सकता। हाँ हाँ मत लो, हम रेलवे ऑफिसर से जाकर बात करेंगे। अबे चल जा बे, बड़ा आया ऑफिसर से बात करने वाला। पहले देखना वो तुम्हें अपने ऑफिस में खड़े रहने देता भी है या नहीं। फिर गांव वाले रेलवे ऑफिसर के पास जाते हैं और महेंद्र की कंप्लेंट करते हैं। ऑफिसर देखता है कि महेंद्र सच में लोगों से उनके माल की गारंटी के नाम पर पैसे ले रहा है। इस वजह से महेंद्र को ड्यूटी से निकाला जाता है। उस दिन वो घर में ही बैठा रहता है। तभी उसकी बीवी गीता उसे कहती है, अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, अपने लालच के कारण उसे गवा दी इस लालची आदमी ने, और अब बैठा है घर में। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूंगा। मुझे कोई टेंशन वेंशन नहीं है, बस यही चाहती हूँ कि तुम जो भी काम करो वो ईमानदारी से करो, बस। इस तरह से बीवी से बात करने के बाद वो सोचता है कि क्या किया जाए। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो रेलवे स्टेशन जाकर वहां पर पड़ी हुई एक बोगी को चुरा कर घर लेकर आता है और उसे कार के पहिए जोड़ देता है और उस बोगी को अपनी खुद की कार के साथ जोड़ता है। इस तरह उसकी एक कार ट्रेन बन जाती है और उसने जितने भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम किया था उनसे जाकर वो बात करता है और उनसे काम लेता है। एक बार उसके घर में एक आदमी आता है और वो कहता है, सुनो महेंद्र, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा काम है जिसके अच्छे पैसे भी मिलेंगे तुम्हें। महेंद्र पहले ही लालची होता है। पैसे की बात सुनकर वो तभी के तभी तैयार हो जाता है। वो आदमी महेंद्र को कुछ रुपया एडवांस में देकर चला जाता है। तभी गीता उसे कहती है, अरे लालची आदमी, काम लेने से पहले जान तो लेते कि क्या काम करना है। देखने से तो वो आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अरे तुझे वैसे भी कोई आदमी ठीक नहीं लगता, और हमें क्या, हमें तो बस पैसे से मतलब। फिर महेंद्र उस आदमी का काम करने लगता है जो कि चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करता रहता है। महेंद्र को रोज के अच्छे पैसे मिलने लगे, इसलिए वो भी उस काम को अच्छे से करने लगा था। लेकिन ये बात गीता को पता चल ही जाती है कि उसका पति स्मगलिंग का काम करने लगा है। फिर वो खुद पुलिस के पास जाकर उसकी कंप्लेंट करती है। फिर पुलिस एक योजना बनाती है और चेक पोस्ट पर महेंद्र को चंदन की लकड़ियां ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है। पुलिस कहती है, अरे यार महेंद्र, हम ढूंढ ही रहे थे कि चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग कौन कर रहा है, और तुम्हारी बीवी ने यह काम आसान कर दिया। ऊपर से इस चुराई हुई ट्रेन की बोगी में तू ये स्मगलिंग कर रहे हो। वाह वाह, क्या बात है, तुम्हारे हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अब चलो बेटा, जेल में रोटियां तोड़ो। ऐसा कहकर पुलिस महेंद्र को उसके गैर कानूनी और लालच के लिए पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। बुलंदशहर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था पुरुषोत्तम। पेशे से वो एक किसान था और उसके 3 बेटे थे जिनका नाम अजय, विजय और सुजय था। लेकिन तीनों के तीनों निकम्मे और बेहद ही नालायक थे। तीनों कुछ काम धाम नहीं करते थे और दिन भर घर पे पड़े रहते थे और सोते रहते थे। ये देखकर पुरुषोत्तम ने एक दिन अपने तीनों बेटों को बुलाया और, अरे सुनो बेटा, अजय, विजय और सुजय, जरा यहाँ आओ मेरे पास। जी पिताजी, कहिए, आपने क्यों बुलाया? मेरे प्यारों बच्चों, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। इससे पहले कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मैं तीनों को एक बात बताना चाहता हूँ। जी पिताजी, कहिए, आप क्या बताना चाहते हैं? देखो बेटा, मेरे पिताजी
यानी कि तुम्हारे दादाजी गांव के बहुत अमीर आदमी थे। उनके पास काफ़ी ज़मीन थी, कई लोग उनके पास नौकर चाकर थे, लेकिन वक्त से हम बहुत गरीब हो गए और हम यहाँ आ गए। वो तो ठीक है पिताजी, हमें ये सब मालूम है, असल बात बताइए ना। हाँ बेटा हाँ। तो जब हम इस गांव में आए उस वक्त मेरे पिताजी ने उनके पास जितना भी रुपया था उसे सोने के सिक्कों में बदल दिया और हमारे ही खेत में कहीं दफन कर दिया, क्योंकि उस वक्त चोरों का सिलसिला बहुत ज़्यादा था। लेकिन बेटा वो सोना ना मैं खोज सका ना कोई और, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं कब इस दुनिया से निकल जाऊँ। इससे पहले ये राज तुम तीनों को बता दूँ और मरने से पहले चारों धाम की यात्रा कर लूँ। एक बात ध्यान में रखो बेटा, अगर 3 दिन के बाद अगर सोना नहीं निकला तो ये गेहूं के दाने खेत में डाल देना, फिर 3 महीने के बाद फिर से खुदाई करना, देखते रहना बीच बीच में जाकर कि कहीं सोना ऊपर तो नहीं आया। ये बात बताकर पुरुषोत्तम जी दूसरे ही दिन यात्रा पे निकल जाते हैं। इधर तीनों बेटे खेत में जाते हैं। देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं जैसा कहूँगा वैसा ही दोनों ने करना है, ठीक है? ठीक है भाई, जैसा तुम कहोगे। देखो, हम 3 लोग हैं। हम तीनों खेत के अलग अलग हिस्से में खुदाई करेंगे और फिर जिसे जिसे सोना मिलेगा वो एक जगह इकट्ठा करके उसके बराबर हिस्से करेंगे, ठीक है? ठीक है भैया, आपने सही कहा। तो विजय तुम खेत में पूरब में खुदाई करो और सुजय तुम खेत में पश्चिम में खुदाई करो। और भैया आप कहाँ खुदाई करोगे? मैं यहाँ बीच में से खुदाई करूँगा ताकि तुम दोनों पे ध्यान रख सकूं और तुम्हें अच्छे से मार्गदर्शन कर सकूं। ठीक है भैया। तीनों भाई बड़ी मेहनत से खुदाई करते हैं। पहला दिन जाता है, दूसरा दिन जाता है और तीसरा भी दिन जाता है। फिर रात को घर में सब बातें करते हैं। अरे भाई, हम तीनों इतने दिनों से खेत में खुदाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी तो नहीं मिला अभी तक। कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया था और उसने हमारे आने से पहले ही आके पूरा सोना निकाल लिया होगा। अरे नहीं नहीं सुजय, ये बात बाबूजी के सिवा किसी को भी पता नहीं है, इसलिए आखिर वक्त में बाबूजी ने ये बात सिर्फ हमको बताया। और क्यों नहीं बताएगा, हम तीनों बेटे जो है उनके। हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक कहा आपने। और भूल गए पिताजी ने क्या कहा था कि अगर 3 दिन के बाद भी सोना नहीं निकला तो ये गेहूं के दाने खेत में डालना है और फिर 3 महीने के बाद फिर से खुदाई करना है। अरे हाँ बड़े भैया, हम तो दोनों ये बात भूल ही गए थे। अच्छा हुआ आपने ये बात याद रखी। तो फिर कल से हम खेत में जाके खुदाई करके गेहूं के दाने वहां डाल देंगे। ठीक कहा भैया। अगले दिन तीनों भाई फिर से खेत में जाते हैं, अच्छे से खुदाई करते हैं और अंत में गेहूं के दाने डाल देते हैं। फिर तीनों भाई इसी बीच जाकर देखते रहते हैं कि सोना कहीं ऊपर तो नहीं आया, लेकिन मायूस होकर घर लौटते थे। फिर 3 महीने के बाद उनके पिताजी पुरुषोत्तम जी यात्रा से वापस आते हैं। तीनों बेटे पिताजी के पास जाते हैं। अरे पिताजी, अब आ गए? ये आपने क्या किया पिताजी? क्या हुआ अजय बेटा, क्यों इतने परेशान हो? पिताजी, आपने कहा था कि खेत में खुदाई करो, सोना ऊपर आएगा। हमने किया, लेकिन नहीं आया। और जैसा कि आपने ही कहा था, अगर नहीं मिला तो गेहूं के दाने डालो और 3 महीने के बीच बीच में जाकर देखना। वो भी किया, फिर भी सोना नहीं आया। कौन कहता है बेटा कि सोना नहीं आया? पिताजी, हम सही कह रहे हैं, सोना नहीं आया, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। चलो मेरे साथ खेत में। तीनों भाई
पुरुषोत्तम के साथ खेत में जाते हैं। देखिए पिताजी, सुजय ने पश्चिम में और विजय ने पूरब में खुदाई की और मैंने बीच में खुदाई की, लेकिन कोई सोना नहीं निकला। ऊपर से ये घास इतना बढ़ गए। अरे बेटा, ऐसे कैसे नहीं निकला सोना? और ये कोई घास नहीं है, यही तो है सोना, असली सोना। क्या क्या कहा पिताजी? भला ये हरी भरी घास सोना कैसे हो सकता है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, दरअसल यहाँ पे कोई सोना गड़ा नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर सोना नहीं निकला तो गेहूं के दाने डालकर बीच बीच में देखते रहना, है कि नहीं? जी पिताजी। तो बेटा, ये जो हरी भरी घास है, ये वही गेहूं है जो तुमने 3 महीने पहले बोया था, और आज इतने महीनों के बाद ये उग आया है और खेत में लहरा रहा है। यही तो है बेटा असली सोना। लेकिन ये सोना कैसा हो सकता है पिताजी? अरे बेटा, इसे बाजार में बेचोगे तो बहुत रुपए मिलेंगे और तुम्हें कई कारखाने ठेके भी देंगे। तो बताओ, समझ आई कि नहीं बात? जी पिताजी, अब बात समझ आई हम सबको। आपने हमें सोने का लालच दिलाकर खेती का हजामत कराई और अंत में गेहूं की बुआई भी करवाई, जिसका फल हमें इस गेहूं में मिला। तो समझ गए ना बेटा, मेहनत का फल ही सोने के जैसा मिलता है, इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। जी पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। जब आप हमें समझा रहे थे तब हमने एक बात भी ना मानी, लेकिन अब हम समझ गए। और फिर उसके बाद से पुरुषोत्तम जी और उनके 3 बेटे खेत में काम करने लगे और हर साल मेहनत करके अच्छा पैसा कमाने लगे।